गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 द लास्ट लेसन अंतिम पाठ एल्फोंस डॉट का लिखा हुआ ये। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द राइटर। एल्फोंस डुडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, यानी कि इसके ऑथर है वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार है एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड हैज मोर देन 3 डजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन हिज क्रेडिट। और उन्होंने 3 दर्जन से भी अधिक साहित्य रचनाएँ की है। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। वह फ्रांसीसी साहित्य के अंदर सबसे अधिक प्रतिष्ठित नाम माना जाता है, यानी कि उनका नाम फ्रांसीसी साहित्य में सबसे अधिक प्रतिष्ठित है। ही पोर्ट्रेट ह्यूमन इमोशन इन वेरी रियलिस्टिक मैनर। उन्होंने मानवीय भावनाओं का वास्तविक तरीके से चित्रित किया है, यानी कि मानव की जो फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको चित्रित किया हुआ है बहुत ही प्रभावी तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. यहाँ पे लेखक कहता है कि मैंने उस दिन विद्यालय के लिए देरी से चलना शुरू किया क्योंकि मैं डांट पढ़ने के भय से बहुत अधिक भयभीत था। ग्रेट डीड ऑफ अत्यंत भयभीत, स्कोल्डिंग मिस होती है डांट, यानी कि लेखक कहता है कि डांट या फटकार पढ़ने से अत्यंत भयभीत होने की वजह से मैंने उस दिन विद्यालय के लिए देरी से चलना शुरू किया, विशेष रूप से क्योंकि श्रीमान हैमल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल्स पर कुछ सुनेंगे या क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स के शुरुआती शब्दों के बारे में भी पता नहीं था। यानी कि लेखक कहता है कि यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है जिनका नाम मिस्टर हेमल है, और उन्होंने पार्टिसिपल्स के बारे में सुनने के लिए अपने स्टूडेंट्स को बोला हुआ था, और इसी वजह से लेखक जो कि पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने उस दिन विद्यालय देरी से जाने का फैसला किया था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और लेखक कहते हैं कि क्षण भर के लिए तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं घर से भाग जाऊं और अपना पूरा दिन घर के बाहर बिताऊं। द डे आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द डोर का मतलब यहाँ पे लेखक के घर से है। लेखक कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने ऐसे सोचा कि मैं अपने घर से भाग जाऊं और घर से बाहर पूरा दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और यहाँ पे दिन की बात हो रही है, और लेखक कहता है कि यह दिन बहुत गर्म और चमकीला यानी कि सुहावना दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और पक्षी हैं वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और लेखक बताते हैं कि आरा मशीनों के पीछे के जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ था उसमें पर्शियन सैनिक है वो अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास कर रहे, यानी कि यहाँ पे इस कहानी में ये बताया गया है कि जब फ्रांस पर पर्शियन सेना ने अधिकार कर लिया था, यानी कि उस समय ये कहानी 1870 की है, जब पर्शियन सेना ने बिस्मार्क के अधीन रहते हुए फ्रांस पर आधिपत्य कर लिया था और पर्शियन प्रशासन ने वहाँ के फ्रांस के उस 2 जिलों के अंदर, एल्सास और लॉरेन के अंदर फ्रेंच भाषा को
पढ़ाना बैन कर दिया था, यानी कि उन्होंने वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा को अलाउ नहीं किया था और जो भी फ्रांसीसी अध्यापक थे उनको अपने देश वापस लौटने के लिए या वहाँ से चले जाने के लिए बोल दिया गया था। तो उसी समय जिस टीचर की बात लेखक कर रहा है वो भी एक फ्रांसीसी अध्यापक है और उन्होंने जो फ्रांसीसी लैंग्वेज के टीचर्स थे तो उन्हें भी जाना था और फिर भी उन्होंने अपना जो अंतिम लेसन था वो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था। तो इसीलिए लेखक ने इस का नाम भी लास्ट लेसन रखा हुआ है। तो उसी के बारे में अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और लेखक बताते हैं कि यह जो पर्शियन सेना अभ्यास कर रही थी उसके बारे में बता रहे हैं और उस जंगल के शोर पर जो पक्षी चहचहा रहे हैं उस वातावरण के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यह उन पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक आकर्षित करने वाला था, यानी कि उनको ललचाने वाला था। टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, आकर्षित करना, या फिर अपने कह सकते हैं कि बहुत ही मनमोहक दृश्य था। बट आई हैड टू स्टैंड टू रेज इट, परंतु मेरे अंदर विरोध करने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं विद्यालय जल्दी से चला गया, मैं विद्यालय के लिए जल्दी से निकला। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। कहने का मतलब लेखक कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर भी मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं वहाँ जाऊँ और अगर नहीं भी आता है तो वहाँ अपना अध्ययन करूँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट और टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं सभागार के आगे से निकला तो वहाँ सूचना पट के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दे। और लेखक बताते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आ रहे थे। कहाँ से? उस बुलेटिन बोर्ड की बात हो रही है। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और लेखक कहते हैं कि चाहे वो बुरे समाचारों के अंदर हारे हुए युद्ध हो या फिर सेना में भर्ती होने के कानूनी आदेश, द ड्राफ्ट का मतलब है सेना को ज्वाइन करने के लिए जो कानूनी आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सैन्य अधिकारियों के चाहे आदेश हो, ये सब वहीं से आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके हुए वहाँ से गुजरते हुए स्वयं ही सोचा कि अब क्या मामला है, यानी कि अब क्या बुरा होने वाला है, क्या कुछ बुरी सूचना मिलने वाली है। देन आई हरिड by as fast as I could go. The blacksmith Wachter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." और लेखक बताते हैं कि जितनी तेज़ी से मैं चल सकता था उतनी तेज़ी से चलते हुए मैं वॉक्टर नामक लोहार के पास से गुजरा, जो कि वहाँ अपने अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, जो कि अपने प्रशिक्षु के साथ एक समाचार पढ़ रहा था। और उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा कि बब का मतलब यहाँ पे लड़के से, लड़के इतनी तेज़ी से मत चलो, तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने का पर्याप्त समय है। यानी कि लेखक कहते हैं जैसे ही मैं उस टाउन हॉल के आगे से गुजरा था तो उस भीड़ को देखा और मैंने ये सब कुछ अपने आप सोचा, और मैं एक वॉक्टर नामक लोहार के पास से गुजरा जो कि अपने प्रशिक्षु के साथ एक समाचार को पढ़ रहा था, और मुझे पीछे से आवाज़ लगाते हुए, जैसे ही उसने मुझे तेज़ी से दौड़ते हुए भागते हुए स्कूल की तरफ जाते देखा तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और कहा कि लड़के तुम्हारे विद्यालय पहुंचने में पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है हाँफते हुए। और लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं हाँफते हुए मिस्टर हेमल के छोटे से बगीचे के अंदर पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हेard आउट इन द स्ट्रीट। और यूजुअली सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बाहर बहुत अधिक शोर शराबा और अफरा तफरी का माहौल होता था,
यानी कि ग्रेट बसल, बसल का मतलब होता है शोरगुल या अफरा तफरी। यानी कि लेखक कहते हैं कि सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ काफ़ी शोरगुल और अफरा तफरी होती थी, जिसको कि हम बाहर गली से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि वो शोर किस चीज़ का होता था ये बताया जा रहा है यहाँ पे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, दराजों के खोले जाने और बंद करने की। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और पाठों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने हाथों को कानों के ऊपर रखकर बहुत तेज आवाज़ में संवेद स्वर में पाठों का दोहराया जाना। लेसन रिपीटेड, पाठों का दोहराया जाना इन यूनिसन, यानी कि एक स्वर के अंदर संवेद स्वर में। वेरी लाउड, काफ़ी तेज ऊंची आवाज़ में। जैसा कि आप भी देखते हैं क्लास में बहुत अधिक शोर होता है, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो वो भी क्या करता है, उस शोर को आने से रोकने के लिए अपने कानों पे हाथ रख के और ख़ुद भी ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है। तो उसी तरह का लेखक यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पाठों को बेहतर से समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ देकर संवेद स्वर में ज़ोर से बोला करते थे, वो भी हमें बाहर सुनाई देता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उसके साथ ही साथ लेखक बताता है कि अध्यापक का वह एक बड़ा सा डंडा रूलर रैपिंग ऑन द टेबल के ऊपर खड़खड़ाने की आवाज़। तो यहाँ पे लेखक ने हमें ये बताया है कि किस तरह से उस समय जो बसल्स होती थी और जिसको कि अपने बाहर भी सुन सकते थे, और वो वसल्स किस तरह की होती थी। तो उन्होंने बताया कि चाहे वो दराजों के खोले जाने और बंद करने की बात हो, या फिर पाठों के दोहराए जाने की संवेद स्वर में, या फिर अध्यापक के द्वारा उस अपने बड़े से डंडे को टेबल पे खटखटाने की ध्वनि हो। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, और लेखक कहते हैं परंतु अब सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen। काउंटेड ऑन का मतलब है अनुमान लगाया था, या फिर अपने कह सकते हैं कि उसको भरोसा था। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा। लेखक कहते हैं कि मुझे बिना किसी को दिखाई पड़े ही अपने डेस्क तक पहुंचने का भरोसा था। किसके माध्यम से? लेखक ने सोचा कि वहाँ पे हमेशा की तरह शोरगुल होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, तो मैं भी किसी को बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और लेखक कहते हैं परंतु वास्तव में उस दिन तो हर किसी चीज़ को रविवार की सुबह की तरह ही शांत होना था, यानी कि बिल्कुल शांति थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज। और लेखक कहते हैं कि खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को पहले से ही अपने स्थानों पर देखा। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और श्रीमान हैमल उस भयंकर डंडे को, लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाकर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। और लेखक कहते हैं कि मुझे सभी के सामने उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और लेखक कहते हैं तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा और भयभीत था। ब्लश्ड का मतलब होता है शर्म से चेहरा लाल हो जाना, और फ्राइटेंड भयभीत, कि तुम भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय मैं कितना शर्मिंदा और भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड। और लेखक कहते हैं कि परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी मैं कल्पना कर रहा था, अनुमान लगा रहा था। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। और वो कहते हैं कि श्रीमान हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा कि नन्हे फ्रेंड्स, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। यानी कि वो कहते हैं कि हम तो आपका इंतज़ार किए बिना ही लेसन को स्टार्ट करने ही वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और लेके बोलते हैं कि मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाते हुए अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और लेके कहते हैं कि जब तक मैंने अपने भय पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया, मैंने यह भी नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसकी वो फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, वह जालेदार झालरदार
कमीज और वो छोटी सी रेशमी काले रंग की टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडेड का मतलब होता है अलंकृत या सजी हुई, कसीदाकारी की हुई, सभी कसीदाकारी युक्त। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको कि वे निरीक्षण या फिर पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। तो लेखक यहाँ पे बता रहा है उस टीचर के हुलिये के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, और वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने भय पर काबू नहीं पा लिया तब तक मुझे टीचर की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं गया, और मैंने यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने आज जो वो अक्सर या तो पुरस्कार वितरण के दिनों में या फिर किसी निरीक्षण के दिनों में ही ड्रेस पहना करते थे, वो आज पहने हुए थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और लेखक कहते हैं इसके अलावा संपूर्ण विद्यालय विचित्र और गंभीर दिख रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. और लेखक कहते हैं कि परंतु सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात जो मैंने देखी वो ये थी कि पीछे के बेंच जो हमेशा खाली रहा करते थे, उस दिन गांव के लोग हमारी तरह ही शांति से बैठे हुए थे। यानी कि सबसे विचित्र बात जो मुझे लगी, जो आश्चर्यचकित करने वाली बात जो थी वो ये थी कि गांव के लोग या फिर जो हमारे पीछे के बेंच जो हमेशा खाली रहा करते थे, आज उस पे गांव के लोग बैठे हुए थे और वो भी हमारी तरह शांत बैठे हुए थे। ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्न्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और उसके अंदर कौन बैठे हुए थे? वो कहते हैं कि वृद्ध होजर अपनी उस तिकोनी टोप के साथ, हमारा पुराना महापौर, मेयर का मतलब क्या होता है? महापौर, और पुराना महापौर और पुराना पोस्टमास्टर और बहुत से अन्य लोग उनके साथ थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई उदास दिख रहा था, परेशान दिख रहा था। एंड होजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, thumped at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उसके बाद में वो बताते हैं कि वह वृद्ध होजर जो था वो अपने साथ एक पुरानी बालपोथी, ओल्ड प्राइमर बालपोथी लेकर आया था, जिसके कि पन्ने पलटने की वजह से अंगूठों के निशान से क्या हुआ, गंदे हो रखे थे। थम्ड एट द एजेज, यानी कि उस ओल्ड प्राइमर की बात हो रही है, उस बालपोथी की बात हो रही है, और जिसके पेज पलटते हैं तो अपने कॉर्नर से या उसके छोर से जैसे ही अपने अंगूठे की तरफ पलटते हैं तो अंगूठे के निशान उस पर बन जाते हैं, उसी की बात हो रही है। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसे खोल कर रखा हुआ था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके वो बड़े बड़े चश्मा जो थे वो पेजों के बीच पड़े हुए थे, पेजों के ऊपर पड़े हुए थे। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और उसके बाद में लेखक बताते हैं कि जिस समय मैं इन सब बातों के बारे में विचार ही कर रहा था, वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यानी कि इन सभी बातों के बारे में विचार कर रहा था, ये सारे विचार मेरे माइंड के अंदर चल रहे थे। श्रीमान हैमल अपनी चेयर पर बैठ गए, माउंटेड बैठ गए, सिट डाउन, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी विनम्र लहजे और गंभीरता के साथ जैसा कि उन्होंने पहले मुझसे कहा था, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उन्होंने मेरे साथ पहले व्यवहार किया था। यानी कि लेखक कहते हैं जब मैं लेट पहुंचा था तो उन्होंने मेरे प्रति जो विनम्रता और गंभीरता प्रदर्शित की थी, उसी गंभीरता और विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। और उन्होंने कहा कि बर्लिन से ये आदेश आ चुके हैं कि यहाँ जर्मन के स्कूलों के अंदर इन अल्सास और लॉरेन के स्कूलों के अंदर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यानी कि उन्होंने बताया कि ये बर्लिन से ये आदेश आ चुके हैं कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों के अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उन्होंने बताया कि नया अध्यापक है, यानी कि जो जर्मन सिखाएंगे वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से एकाग्रचित रहो। यानी कि उनका कहने का मतलब कि आपका ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी एकाग्रता के साथ इसे पढ़ो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप का मतलब होता है जैसे बिजली कड़कती है तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, उसी तरह बिजली की कड़कड़ाहट के समान। और लेखक कहते हैं कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओ द रेंचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और लेखक को एकदम से याद आता है वो टाउन हॉल जिसके आगे से वो गुजरे थे सभा का, और वहाँ पे नोटिस बोर्ड जो था, बुलेटिन बोर्ड जो था, उस पर क्या कुछ चल रहा था उसके बारे में सोचते हैं। कहते हैं अरे दुष्ट, अरे वो दुष्ट लोग, उन्होंने सभागार के सामने इस समाचार को भी लगा दिया था, पुट अप लगा दिया था। यानी कि वो कहते हैं कि इतना बुरा समाचार कि इन दो दिलों के अंदर अब फ्रेंच भाषा को नहीं बढ़ाया जाएगा, ये सब समाचार उन्होंने उस सभागार के आगे जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर लगा रखा था। और उसके बाद में वो स्वयं क्या सोचते हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसके बाद में लेखक सोचते हैं कि मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसे तो मैंने अभी तक लिखने के बारे में भी नहीं जाना है। और वो अपने आप पे खींच प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसको लिखना क्यों नहीं जाना, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और अधिक नहीं पढ़ पाऊँगा, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो कहते हैं अब अनुमान लगा रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बंद कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। और वो कहते हैं तब तो मुझे इसको अभी ख़त्म करना होगा, यानी कि ख़त्म करना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। और उसके बाद में कहते हैं कि अरे मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने अपने पाठों को पहले नहीं सीखा, मैंने उन्हें पहले लर्न नहीं किया, क्योंकि मैं तो पक्षियों के अंडे तलाशने और शार पर फिसलने के लिए जाता था। यानी कि अब वो उन्हें अफसोस प्रकट हो रहा है, उन्होंने समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया। जब उन्हें ये फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जा रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं सीखी, क्यों उन्होंने बंक मारा, क्यों वो बाहर चले जाते थे पक्षियों के अंडों की तलाश में, शार पर फिसलने के लिए। ये सब माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूनसेंस ए वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। और उसके बाद में वो सोचते हैं कि मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे बड़ी भारी समस्या प्रतीत हो रही थी, जिनको उठाकर ले जाना मुझे बहुत भारी लग रहा था, और मेरी व्याकरण और मेरी उन संतों के इतिहास की पुस्तक जो मेरे पुराने मित्र थे, अब उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। यानी कि उस समय तो ये मुझे बहुत ही परेशान करने वाले लग रहे थे, लेकिन अब मुझे वो पुराने मित्र महसूस हो रहे हैं, अब मैं उनको त्याग नहीं सकता। एंड मिस्टर एम हेमर टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और लेखक कहते हैं और श्रीमान हेमर भी उनके दूर जाने के विचार में, जिनसे कि मैं अब कभी नहीं मिल पाऊँगा, मुझे वो सब भूलने के लिए बातें कर दिया उसके उस निर्दयी डंडे को, और किस तरह से वे बदमिजाज हुआ करते थे ये सब भुला दिया। यानी कि लेखक कहते हैं जैसे मैंने सुना कि हमारे अध्यापक एम हेमर जो जा रहे हैं उसके जाने के विचार ने, और इस विचार ने कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा, मुझे वो सब भुला दिया कि उन किस तरह से वो उस डंडे से पिटाई करते थे और किस तरह से वो बदमिजाज थे, ये सब मैं भूलने पर मजबूर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।